नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं चंद्रकांता उपन्यास का 6वां भाग। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चंद्रकांता उपन्यास में विभिन्न लोकल लैंग्वेज, उर्दू आदि के शब्द यूज़ हुए हैं, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि शब्दों का गलत उच्चारण है। तो कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो भी टीवी सीरियल चंद्रकांता के ऊपर बने उसमें कहानी को बहुत तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है। इसके अलावा बाज़ार में जो भी संस्करण उपलब्ध हैं उसमें भी कहानी को काट छाँट कर प्रकाशित किया गया है, परंतु आपको मेरे चैनल पर चंद्रकांता की ओरिजिनल कहानी मिलेगी जो देवकीनंदन खत्री जी ने अपने ही प्रकाशन से प्रकाशित की थी। तो प्रस्तुत है आगे की कहानी। 11वां बयान। तेज सिंह को तिलिस्म में से खजाने के संदूकों को निकलवा कर नौगढ़ भिजवाने में कई दिन लगे, क्योंकि उनके साथ पहरे वगैरह का बहुत कुछ इंतज़ाम करना पड़ा। रोज़ तिलिस्म में जाते और पहर भर दिन जब बाकी रहता तिलिस्म से बाहर निकल आया करते। जब तक कुल असबाब नौगढ़ रवाने नहीं कर दिया गया तब तक तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई बंद रही। एक रात कुमार अपने पलंग पर सोए हुए थे। आधी रात जा चुकी थी। कुमारी चंद्रकांता और बनकन्या की याद में अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी। कभी जागते कभी सो जाते। आखिर एक गहरी नींद ने अपना असर यहाँ तक जमाया कि सुबह क्या बल्कि 2 घड़ी दिन चढ़े तक आंख खुलने न दिया। जब कुमार की नींद खुली, अपने को उस खेमे में न पाया जिसमें सोए थे अथवा जो तिलिस्म के पास जंगल में था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही सजे हुए कमरे को देखा जिसकी छत में बेशकीमती झाड़ और शीशे लटक रहे थे। ताज्जुब से पड़े इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि यह एक बहुत भारी दीवान खाना है जिसके 3 तरफ संगमरमर की दीवार और चौथी तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं जो इस समय बंद हैं। दीवारों पर कई दीवार गिरें लगी हुई हैं जिनमें दिल निकल आने पर भी अभी तक मोमी बत्तियां जल रही हैं। ऊपर उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें टक रही थीं। लंबी दीवार के बीचों बीच में एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौखटे में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी। कुमार की निगाह तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई। सोचने लगे, बल्कि धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त को कोई कहता हो, आहा, इस तस्वीर से बढ़कर इस दीवान खाने में कोई चीज़ नहीं है, और बेशक यह तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है। वाह, क्या साफ भोली सूरत दिखलाई है। कुमार झट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए। दीवान खाने के दरवाजे बंद थे, मगर हर एक दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे मोखे यानी सुराख बने हुए थे जिनमें शीशे की टट्टियां लगी हुई थीं। उन्हीं में से सीधी रोशनी ठीक उस लंबी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी जिसके देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतरकर उसके पास गए थे। असल में वह तस्वीर कुमारी चंद्रकांता की ही थी। कुमार उस तस्वीर के पास जा खड़े हो गए और फिर उसी तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को पास ही खड़ा हो सुना रहे हों। आहा, क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है। इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है, वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनके काजल की लकीरें कैसी साफ मालूम हो रही हैं। आहा, गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखलाया है। बारीक ओठों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम हो रही है। कानों में कानबाले, माथे में बेंदी और नाक में नथ तो हुई है, मगर यह गले की गोप क्या ही अच्छी और साफ बनाई है, जिसके बीच में चमकते हुए मानिक और अगल बगल के कुंदन की उभाड़ में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है। गोप क्या सभी गहने अच्छे हैं। गले की माला, हाथों में बाजूबंद, कंगन, छंद, पहुंची, अंगूठी, सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं। और देखो, एक बगल चपला, दूसरी तरफ चंपा क्या मज़े में अपनी ठुड्डियों पर उंगली रखे खड़ी हैं। हाय, चंद्रकांता कहाँ होगी। इतना कहकर एक लंबी सांस ले एकटक उस तस्वीर की तरफ देखने लगे। कहीं से पायजेब की छन्न से आवाज़ आई जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े। ऊपर की तरफ कई छोटी छोटी खिड़कियां थीं जो सब की सब बंद थीं। यह आवाज़ कहाँ से आई? इस घर में कौन औरत है? इतनी देर तक तो कुमार अपने पूरे होशोवाश में न थे, मगर अब चौंके और सोचने लगे, हैं, इस जगह में कैसे आ गया? कौन उठा लाया?
उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मेरी प्यारी चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं यह बातें स्वप्न में देखता हूँ। जरूर यह स्वप्न है, चलो फिर उसी पलंग पर सो रहें। यह सोचकर कुमार उसी पलंग पर आके लेट गए, आंखें बंद कर लीं, मगर नींद कहाँ आती है। इतने में फिर पायजेब की आवाज़ ने कुमार को चौंका दिया। अब की दफ़े उठते ही सीधे दरवाज़ों की तरफ गए और सातों दरवाज़ों को धक्का दिया। सब खुल गए। एक छोटा सा हरा भरा भाग दिखाई पड़ा। दिन अनुमान पहर के चढ़ चुका होगा। यह बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था। बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखलाई पड़ा। कुमार सीधे तालाब के पास चले गए जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था। एक तरफ उसके खूबसूरत सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी हुई थीं। ऊपर उन सीढ़ियों के दोनों तरफ दो बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे जो बहुत ही घने थे। तमाम सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुंच चुकी थी और दोनों पेड़ों के नीचे छोटे छोटे संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे। बाएं तरफ के चबूतरे पर नरम गलीचा बिछा हुआ था। बगल में एक टोटीदार चांदी का गड़वा, उसके पास ही शहतूत के पत्तों का पर बनाया हुआ दातून एक तरफ से चिरा हुआ रखा था। बगल में एक छोटी सी चांदी की चौकी पर धोती, गमछा और पहनने के खूबसूरत और कीमती कपड़े भी रखे हुए थे। दाहिनी तरफ वाले संगमरमर के चबूतरे पर चांदी की चौकी थी जिस पर पूजा का सामान धरा हुआ था। छोटे छोटे कई जड़ाऊ पंचपात्र, तष्टी, कटोरियाँ सब साफ की हुई रखी थीं और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था जिस पर एक छोटा सा बेल भी पड़ा था। कुमार इस बात पर गौर कर रहे थे कि वे कहाँ आ पहुँचे और कौन उन्हें ले आया। इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगाह जा पड़ी जिसके नीचे पूजा का सब सामान सजाया हुआ था। एक कागज चपका हुआ नजर पड़ा। उसके पास गए, देखा कि कुछ लिखा हुआ है। पढ़ा, यह लिखा था, कुंवर वीरेंद्र सिंह, यह सब सामान तुम्हारे ही वास्ते है। इसी बावली में नहाओ और इन सब चीज़ों को बरतो क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो। कुमार कुछ और सोच में पड़ गए कि यह क्या, सामान तो इतना लंबा चौड़ा किया गया है मगर आदमी कोई भी नजर नहीं पड़ता। जरूर यह जगह परियों के रहने की है और वे लोग भी इसी बाग में फिरती होंगी मगर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, इस बाग में पहले घूमकर देख लें कि क्या क्या है, फिर नहाना धोना होगा। आखिर इतना दिन तो चढ़ ही चुका है। अगर कहीं दरवाज़ा नज़र पड़े तो इस बाग के बाहर हो जाएं, मगर नहीं। इस बाग का मालिक कौन है और वह मुझे यहाँ क्यों लाया? जब तक इसका हाल मालूम ना हो इस बाग से कैसे जाने का जी चाहेगा। यही सब सोचकर कुमार उस बाग में घूमने लगे। जिस कमरे में नींद से कुमार की आंख खुली थी वह बाग के पश्चिम तरफ था। पूरब तरफ कोई इमारत ना थी क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहले ही से दिखाई पड़ा था जो इस वक्त नेज़े बराबर ऊंचा आ चुका होगा। घूमते हुए बाग के उत्तर तरफ एक और कमरा नजर पड़ा जो पूरब तरफ वाले कमरे के साथ सटा हुआ था। कुमार ने चाहा कि उस कमरे की भी सैर करें मगर ना हो सका क्योंकि उसके सब दरवाजे बंद थे। अस्तु आगे बढ़े और जंगली फूलों, बेलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाग के दक्षिण तक पहुँचे। एक छोटी सी कोठरी नजर पड़ी जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने से मालूम हुआ कि यह पायखाना है। उसी जगह लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा हुआ लोटा भी रखा था। दिन 1.5 पहर से ज़्यादा चढ़ चुका होगा। कुमार की तबीयत घबराई हुई थी। आखिर सोच विचार कर चौकी पर से लोटा उठा लिया और पायखाने गए। बाद उसके बावली में हाथ मुंह धोया। सीढ़ियों के ऊपर जामुन के पेड़ तले चौकी पर बैठकर दातुन किया। बावली में स्नान करके उन्हीं कपड़ों को पहना जो उनके लिए संगमरमर के चबूतरे पर रखे हुए थे। दूसरे पर बैठ के संध्या पूजा की। जब इन सब कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ आए जिसमें सोते से आंख खुली थी और कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी, मगर उस कमरे के कुल किवाड़ बंद पाए। खोलने की कोशिश की मगर खुल न सके। बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी। धूप के मारे तबीयत घबरा उठी। यही जी चाहता था कि कहीं ठंडी जगह मिले तो आराम किया जाए। आखिर उस जगह से हटकर घूमते हुए उस दूसरी तरफ वाले कमरे को देखने चले जिसके किवाड़ पहले पहर भर बंद कराए थे, अब खुले हुए दिखलाई पड़े। अंदर गए। भीतर से यह कमरा बहुत साफ संगमरमर के फर्श का था। मालूम होता था कि अभी कोई इसे धोकर साफ कर गया है।
बीच में एक काश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था। आगे उसके कई तरह की भोजन की चीज़ें चांदी और सोने के बर्तनों में सजाई हुई रखी थीं। आसन पर एक चिट्ठी भी पड़ी हुई थी, जिसे कुमार ने उठाकर पढ़ा। यह लिखा हुआ था, आप किसी तरह घबराइए नहीं। यह मकान आपके एक दोस्त का है, जहां हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी। इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठड़ी में, जहां आपके लिए पलंग बिछा है, कुछ देर आराम करें। इसे पढ़कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख बड़े जोर की लगी है, पर बिना मालिक के इन चीज़ों के खाने का जी नहीं चाहता, और कुछ पता भी नहीं लगता कि इस मकान का मालिक कौन है, जो छिप छिप कर हमारी खातिरदारी की चीज़ें तैयार कर रहा है। पर मालूम नहीं होता कि कौन किधर से आता है, कहाँ खाने को बनाता है। मालिक मकान या उसके नौकर चाकर किस जगह रहते हैं या किस राह से आते जाते हैं। उन लोगों को जब इसी तरह छिपे रहना मंजूर था, तो मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। उसी आसन पर बैठे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह तरह की बात सोचते रहे, यहाँ तक कि भूख ने उन्हें बेताब कर दिया। आखिर कब तक भूखे रहते। लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गए और हाथ खींच लिया। भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने से बड़े जोर के साथ हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर कुमार और भी हैरान हुए। इधर उधर देखने लगे, मगर कुछ पता न लगा। ऊपर की तरफ कई खिड़कियां दिखाई पड़ी, मगर कोई आदमी नजर न आया। कुमार ऊपर वाली खिड़कियों की तरफ गौर से देख ही रहे थे कि एक आवाज़ आई, आप भोजन करने में देर न कीजिए, कोई खतरे की जगह नहीं है। भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे। लाचार होकर खाने लगे। सब चीज़ें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थीं। अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे। एक तरफ हाथ धोने के लिए लोटे में जल रखा हुआ था। अपने हाथ से लोटा उलट हाथ धोया और उस बगल वाली कोठड़ी की तरफ चले। जैसा कि पुर्जे में लिखा हुआ था, उसी के मुताबिक सोने के लिए उस कोठड़ी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया। मसहरी पर लेटकर तरह तरह की बातें सोचने लगे। इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात न करने में उसने क्या फ़ायदा सोचा है। यहाँ कब तक पड़े रहना होगा, वहाँ लश्कर वालों की हमारी खोज में क्या दशा होगी, इत्यादि बातों को सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गए। 2 घंटे रात बीते जब सुमार सोए रहे। इसके बाद बीन की और उसके साथ ही किसी के गाने की आवाज़ कान में पड़ी। झट आंखें खोल इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि यह वह कमरा नहीं है जिसमें भोजन करके सोए थे, बल्कि इस वक्त अपने को एक निहायत खूबसूरत सजी हुई बारादरी में पाया, जिसके बाहर से बीन और गाने की आवाज़ आ रही थी। कुमार पलंग पर से उठे और बारादरी के बाहर आकर देखने लगे। रात बिल्कुल अंधेरी थी, मगर रोशनी खूब हो रही थी, जिससे मालूम पड़ा कि यह बाग भी वह नहीं है जिसमें दिन को स्नान और भोजन किया था। इस वक्त यह नहीं मालूम होता था कि यह बाग कितना बड़ा है, क्योंकि इसका दूसरा किनारा या दूसरे तरफ की दीवार बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती थी। बड़े बड़े दरख्त भी इस बाग में बहुत थे। रोशनी खूब हो रही थी। कई औरतें जो कमसिन और खूबसूरत थीं टहलती और कभी कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ीं, जिनका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने लगे। ये सब आपस में हंसती और ठिठोली करती हुई एक रविश से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर घूम रही थीं। कुमार का दिल ना माना और ये धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए। ये सब कुमार को देखकर रुक गईं और आपस में कुछ बातें करने लगीं, जिसको कुमार बिल्कुल नहीं समझ सकते थे, मगर उनके हाथ पैर हिलाने के भावों से मालूम होता था कि वे कुमार को देखकर ताज्जुब कर रही हैं। इतने में एक औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली, आप कौन हैं और बिना हुक्म इस बाग में क्यों चले आए। कुमार ने उसे नज़दीक से देखा तो निहायत हसीन और चंचल पाया। जवाब दिया, मैं नहीं जानता यह बाग किसका है। अगर हो सके तो तुम बताओ कि यहाँ का मालिक कौन है। औरत, हमने जो कुछ पूछा है पहले उसका जवाब दे लो, फिर हमसे जो पूछोगे सो बता देंगे। कुमार, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं यहाँ क्यों कर आ गया। औरत, क्या खूब, कैसे सीधे आदमी हैं। दूसरी औरत की तरफ देखकर, बहन जरा इधर आना, देखो कैसे भोले भाले चोर इस बाग में आ गए हैं, जो आने का सबब ही नहीं जानते। उस औरत के जवाब देने पर सबों ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना शुरू किया, सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए। दूसरी औरत, जरा इनकी कमर में हाथ डालो, देखो कुछ चुराया तो नहीं। तीसरी,
जरूर कुछ ना कुछ चुराया होगा। चौथी, अपनी सूरत इन्होंने कैसी बना रखी है, मालूम होता है किसी राजा के ही लड़के हैं। पहली, भला यह तो बताइए कि ये कपड़े आपने कहाँ से चुराए। इन सबों की बातें सुनकर कुमार बड़े हैरान हुए। जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आ फंसे, कुछ समझ में नहीं आता। जरूर इन्हीं लोगों की बदमाशी से मैं यहाँ तक पहुँचा और यही लोग अब मुझे चोर बनाती हैं। यूं ही कुछ देर तक सोचते रहे, बाद इसके फिर बातचीत होने लगी। कुमार, मालूम होता है तुम ही लोगों ने मुझे यहाँ लाकर रखा है। एक औरत, हम लोगों को क्या गरज थी जो आपको यहाँ लाते, या आप ही खुश हो हमें क्या दे देंगे जिसकी उम्मीद में हम लोग ऐसा करते। अब यह कहने से क्या होता है, जरूर चोरी की नीयत से ही आप यहाँ आए हैं। कुमार, मुझको यह भी मालूम नहीं कि यहाँ आने या यहाँ से जाने का रास्ता कौन सा है, अगर यह भी बतला दो तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। दूसरी, वाह क्या बेचारे अनजान बनते हैं, यहाँ तक आए भी और रास्ता भी नहीं मालूम। तीसरी, बहन तुम नहीं समझती, यह चालाकी से भागना चाहता है। चौथी, अब इनको गिरफ्तार करके ले चलना चाहिए। कुमार, भला मुझे कहाँ ले जाओगी। एक औरत, अपने मालिक के सामने। कुमार, तुम्हारे मालिक का क्या नाम है। एक औरत, ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले। कुमार, क्या अपने मालिक का नाम बताने में भी कुछ हर्ज है। दूसरी, हर्ज, नाम लेते ही जुबान कट कर गिर पड़ेगी। कुमार, तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत कैसे करती होगी। दूसरी, मालिक की तस्वीर से बातचीत करते हैं, सामना नहीं होता। कुमार, अगर कोई पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो कैसे बताओगी। तीसरी, हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने अपने गले में लटकाए रहती हैं, जिससे मालूम हो कि ये सब फलाने की लौंडी हैं। कुमार, क्या यहाँ कई राजकुमारी हैं जो लौंडियों की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है। पहली, नहीं, यहाँ सिर्फ 2 राजकुमारी हैं और दोनों के यहाँ यही चाल है, कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता। जब पहचान की ज़रूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है। कुमार, भला मुझे भी वह तस्वीर दिखाओगी। हाँ हाँ, लो देख लो, कहकर एक ने अपने गले में की छोटी सी तस्वीर जो धुकधुकी की तरह लटक रही थी निकाल कर कुमार को दिखाई, जिसे देखते ही उनके तो होश उड़ गए। हैं, यह तस्वीर तो कुमारी चंद्रकांता की है, तो क्या ये सब उन्हीं की लौंडी हैं। नहीं नहीं, कुमारी चंद्रकांता यहाँ वाला कैसे आवेंगी, उनका राज्य तो विजयगढ़ है। अच्छा पूछे तो यह मकान किस शहर में है। कुमार, भला यह तो बताओ इस शहर का क्या नाम है जिसमें हम इस वक्त हैं। एक, इस शहर का नाम चित्रनगर है, क्योंकि सबों के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है। कुमार, और इस शहर का यह नाम कब से पड़ा। एक, हजारों बरसों से यही नाम है और इसी रंग की तस्वीर कई पुश्तों से लोगों के गले में है। पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी, होते होते अब मेरे गले में आ गई। कुमार, क्या तब से यही राजकुमारी यहाँ का राज्य करती हैं, कोई इनका माँ बाप नहीं है। दूसरी, अब यह सब हम लोग क्या जाने, कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं जो मालूम हो कि ये यही हैं या दूसरी, जवान हैं या बुढ़ी हो गई। कुमार, तो कचहरी कौन करता है। दूसरी, एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों के मालिक राजकुमारी की है, उसी के सामने दरबार लगता है, जो कुछ होता है उसी तस्वीर से आवाज़ आती है। कुमार, तुम लोगों की बातों ने तो मुझे पागल बना दिया, ऐसी ऐसी बातें करती हो जो कभी मुमकिन ही नहीं, अक्ल में नहीं आ सकती। अच्छा, उस दरबार में मुझे भी ले जा सकती हो। औरत, इसमें कहने की कौन सी बात है, आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो ले चलना है, आप खुद ही देख लीजिएगा। कुमार, जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं, या अगर है भी तो एक तस्वीर, तब हमने उसका क्या बिगाड़ा, क्यों हमें बांध के ले चलोगी। औरत, हमारी राजकुमारी सबों की नज़रों में छिपकर अपने राज्य भर में घूमा करती और अपने मकान और बगीचों की सैर किया करती हैं, मगर किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ती। हम लोग रोज़ बाग और कमरों की सफाई करती हैं और रोज़ ही कमरों के सामान, फर्श, पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी के मसरफ़ में आए हों, वह रौंद जाते और मैले भी हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी सबों की नज़रों से छिपकर घूमा करती हैं, जिनकी हजारों बरस की उम्र है और इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी। दूसरी, बहन तुम इसकी बातों का जवाब कब तक देती रहोगी, ये तो इसी तरह जान बचाया ना चाहते हैं। पहली,
नहीं नहीं, ये जरूर किसी रईस बल्कि राजा के लड़के हैं। इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है और इनको इज्जत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए। तीसरी, भला इनका और इनके बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो, इसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी। कुमार की तरफ देखकर, क्यों जी, आप किसके लड़के हैं और आपका नाम क्या है? कुमार, मैं नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का लड़का वीरेंद्र सिंह हूँ। इनका नाम सुनते ही वे खुश होकर आपस में कहने लगी, वाह, इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए, बहुत कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई थी। इन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है, सरकारी तिलिस्म तोड़ डाला और खजाना लूटकर घर ले गए। अब इनसे बात ना करनी चाहिए, जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो। अभी आधी रात नहीं गई है, दरबार होता होगा, देर हो जाएगी तो कल दिन भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सरकार का दरबार रात को ही होता है। इन सबों की ये बातें सुनकर कुमार की तो अक्लें चकरा गई। कभी ताज्जुब, कभी सोच, कभी घबराहट से उनकी अजब हालत हो गई। आखिर उन औरतों की तरफ देखकर बोले, फसाद क्यों करती हो? हम तो आप ही तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं। चलो देखें तो तुम्हारी राजकुमारी का दरबार कैसा है। एक, जब आप खुद चलने को तैयार हैं तब हम लोगों को ज़्यादा बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत है। चलिए। कुमार, चलो। ये सब औरतें गिनती में 9 थीं। 4 कुमार के आगे और 4 पीछे हो उनको लेकर रवाना हुई और एक यह कहकर चली गई कि मैं पहले खबर करती हूँ कि फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसको साथ वाली सखियाँ लिए आती हैं। वे सब कुमार को लिए हुए बाग के एक कोने में गईं, जहाँ दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाज़ा नज़र पड़ा, जिसमें शीशे की सिर्फ एक सफ़ेद हांडी जल रही थी। ये सब कुमार को लिए हुए उसी दरवाजे में घुसीं। थोड़ी दूर जाकर एक दूसरा बाग जो बहुत ही सजा था नज़र पड़ा, जिसमें हद से ज़्यादा रोशनी हो रही थी और कई चौबदार हाथों में सोने चांदी के आसे लिए हुए इधर उधर टहल रहे थे। इनके अलावा और भी बहुत से आदमी घूमते फिरते दिखाई पड़े। उन औरतों में से किसी ने कुछ बातचीत या रोकटोक न की। ये सब कुमार को लिए हुए बराबर धड़धड़ाती हुई एक बड़े भारी दीवान खाने में पहुंची, जहाँ की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे। सबसे पहले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी जो ठीक सामने सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर रखी हुई थी। मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट धरे बैठी हैं। ऊपर छत्र लगा हुआ है और सिंहासन के दोनों तरफ जो 2 जिंदा शेर बैठे हुए हैं, जो कभी कभी डकारते और घुर्राते भी थे। बाद इसके बड़े बड़े सरदार बेशकीमत पोशाकें पहने सिंहासन के सामने 2 पट्टी लंबी कतार बांधे सिर झुकाए बैठे थे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था, सब चुप मारे बैठे थे। कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफ़े तो कुमार पर भी रौब छा गया। चुपचाप सामने खड़े हो गए। उनके पीछे और दोनों बगल वे सब औरतें भी खड़ी हो गईं, जिन्होंने कुमार को चारों चोरों की तरह हाजिर किया था। तस्वीर के पीछे से आवाज़ आई, ये कौन हैं? उन औरतों में से एक ने जवाब दिया, ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए हैं और पूछने से मालूम होता है कि इनका नाम वीरेंद्र सिंह है। विक्रमी तिलिस्म इन्होंने तोड़ा है। फिर आवाज़ आई, अगर यह सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। इस वक्त इन्हें ले जाकर हिफाजत से रखो, फिर हुक्म पाकर दरबार में हाजिर करना। उन लौडियों ने कुमार को एक अच्छे कमरे में ले जाकर रखा जो हर तरह से सजा हुआ था, मगर कुमार अपने ख्याल में डूबे ही रहे। नए बाग की सैर और तस्वीर के दरबार ने उन्हें और भी अचंभे में डाल दिया था। गर्दन झुकाए सोच रहे थे, पहले बाग में तो ताज्जुब की बातें देखी, उनका तो पता लगा ही नहीं। इस बाग में तो और भी बातें दिखाई देती हैं, जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और उसके आगे दरबार का लगना और भी हैरान कर रहा है। इसी सोच विचार में गर्दन झुकाए लौंडियों के साथ चले गए। इसका कुछ भी ख्याल नहीं कि कहाँ जाते हैं, कौन लिए जाता है या कैसे सजे हुए मकान में बैठाए गए हैं। ज़मीन पर फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी हुई थी। बड़े तकिए के सिवाय और भी कई तकिए पड़े हुए थे। कुमार उस गद्दी पर बैठ गए और 2 घंटे तक सिर झुकाए ऐसे सोचते रहे कि तनोबदन की बिल्कुल खबर न रही। जब भूख प्यास मालूम हुई तो पानी के लिए इधर उधर देखने लगे। एक नौडी सामने खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, क्या हुक्म होता है? जिसके जवाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी मांगा।
सोने के कटोरे में पानी भर के लौंडी ने कुमार के हाथ में दे दिया। पीते ही एकदम उनके दिमाग तक ठंडक पहुंच गई। साथ ही आंखों में झपकी आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बेहोश होकर उसी गद्दी पर लेट गए। 12वां बयान। कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली पड़ गई। तेज सिंह और देवी सिंह ने घबराकर चारों तरफ खोज की मगर कुछ पता न लगा। दिन भर बीत जाने पर जोशी जी ने तेज सिंह से कहा, मुझे रमल से जान पड़ता है कि कुमार को कई औरतें बेहोश की दवा सुंघा करके उठा ले गई हैं और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद कर रखा है। इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता। जोशी जी की बात सुन तेज सिंह बोले, नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है जहां कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की आलमदारी से उनकी रियाया बहुत खुश तथा उनके और उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार है। फिर कुमार को वहां ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है। बहुत देर तक सोच विचार करने रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज में जाने को तैयार हुए। देवी सिंह और जोशी जी ने भी उनका साथ दिया और ये तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। जाती वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनार विदा करते गए जो कुंवर वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर आए थे और तिलिस्मी किताब फतेह सिंह सिपहसालार की सुपुर्द कर दी, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी। ये तीनों अय्यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। 5 कोस तक बराबर चले गए। सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी अपनी सूरतें बदल कर फिर रवाना हुए। दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद में पहुंचे। इन लोगों ने आपस में यह राय ठहरा ली कि किसी से मुलाकात ना करें, बल्कि जाहिर भी ना हो कर छिपे छिपे ही कुमार का खोज करें। तीनों अय्यारों ने अलग अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया। कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, कई आदमियों से बातें करके उन लोगों ने दरियाफ्त किया मगर कहीं पता ना लगा। दूसरे दिन तीनों इकट्ठे होकर सूरत बदलते हुए राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए और एक कोने में खड़े हो बातचीत सुनने लगे। उसी वक्त कई जासूस दरबार में पहुंचे जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी। तेज सिंह के बाप जीत सिंह ने उन जासूसों से पूछा, क्या बात है जो तुम लोग इस तरह घबराए हुए आए हो। एक जासूस ने कुछ आगे बढ़कर जवाब दिया, लश्कर में कुमार की खबर लाया हूँ। जीत सिंह, क्या हाल है, जल्द कहो। जासूस, 2 रोज से उनका कहीं पता नहीं है। जीत सिंह, क्या कहीं चले गए। जासूस, जी नहीं, रात को खेमे में सोए थे, उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गईं, मालूम नहीं कहाँ कैद कर रखा है। जीत सिंह घबराकर, यह कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गईं। जासूस, उनके गायब हो जाने के बाद अय्यारों ने बहुत तलाश किया। जब कुछ पता ना लगा तो जोशी जगन्नाथ ने रमल से पता लगा के कहा कि कई औरतें उन्हें ले गई हैं और इस नौगढ़ के इलाके में ही कहीं कैद कर रखा है। जीत सिंह ताज्जुब से, इसी नौगढ़ के इलाके में? यहाँ तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। जासूस, जो कुछ हो, जोशी जी ने तो ऐसा ही कहा है। जीत सिंह, फिर तेज सिंह कहाँ गया। जासूस, कुमार की खोज में कहीं गए हैं। देवी सिंह और जोशी जी भी उनके साथ हैं, मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई। जीत सिंह चौंक कर, हमारे लश्कर पर क्या आफत आई। जासूस, मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया। हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह जो सूरत बदले हुए एक कोने में खड़े थे आगे की सब बातें बड़े गौर से सुनने लगे। जीत सिंह, पहले तो तुम खबर यह लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली और उनका दीवान बहुत कुछ नज़र लेकर आया हुआ है, अब क्या हुआ। जासूस, उस वक्त की वह खबर बहुत ठीक थी, पर आखिर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बांध ली। जीत सिंह, उसके हमले का क्या नतीजा हुआ। जासूस, पहर भर तो फतेह सिंह सिपहसालार खूब लड़े, आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज छितिर बितिर हो गई। अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे। फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग जाने का हाल सुन उनकी आंखें लाल हो गईं। दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, हमारे यहाँ इस वक्त कुछ फौज तो है नहीं, थोड़े बहुत सिपाही जो कुछ हैं उनको लेकर इसी वक्त कूच करूँगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जीत सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के कूच की खबर सुनकर भागी हुई फौज भी तुरंत इकट्ठा हो जाएगी। ये बातें हो ही रही थीं कि 2 जासूस और दरबार में आए। पूछने से उन्होंने कहा,
कुमार के गायब होने, अय्यारों के उनकी खोज में जाने, फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जयसिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनार पर चढ़ गए हैं। रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के 2 ही पहर बाद रात को महाराज शिवदत्त भी कहीं गायब हो गए और उनके पलंग पर एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ था कि इस बेईमानी की पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से छुट्टी न मिलेगी। बाद इसके सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलिस्म के पास आ गए और कुमार की फौज फिर इकट्ठी हो रही है। इस खबर को सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने दीवान जीत सिंह की तरफ देखा। जीत सिंह, जो कुछ भी हो महाराज जयसिंह ने चढ़ाई कर ही दी है, मुनासिब है कि हम भी पहुंचकर चुनार का बखेड़ा ही तय कर दें। यह रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा ही किया जाए। क्या करें, हमने सोचा था कि लड़के ही के हाथ से चुनार फतेह हो, जिसमें उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। इन सब बातों और खबरों को सुन तीनों अय्यार वहां से रवाना हो गए और एकांत में जाकर आपस में सलाह करने लगे। तेज सिंह, अब क्या करना चाहिए? देवी सिंह, चाहे जो भी हो, पहले तो कुमार की ही खोजना चाहिए। तेज सिंह, मैं कहता हूं कि तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते हैं। जोशी, मेरी बात मानो तो पहले एक दफ़े उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था। तेज सिंह, उसका तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता। जोशी, भला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। तेज सिंह, इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते हैं, अगर दरवाज़ा खुला भी तो क्या काम निकलेगा। जोशी, अच्छा चलो तो। तेज सिंह, खैर चलो। तीनों अय्यार तहखाने की तरफ रवाना हुए। 13वां बयान। कुंवर वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उसी गद्दी पर लेट गए। जब आंख खुली अपने को एक पत्थर की चट्टान पर सोए पाया। घबराकर इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ की ऊंची ऊंची पहाड़ी, बीच में बहता चश्मा, किनारे किनारे जामुन के दरख्तों की बहार देखने ही से मालूम हो गया कि यह वही तहखाना है जिसमें अय्यार लोग कैद किए जाते थे। जिस जगह तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त को मैं उनकी रानी के कैद किया था, या जहां कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखा था मगर पास न पहुंच सके थे। कुमार घबराकर पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे और उस खो को अच्छी तरह पहचानने के लिए चारों तरफ घूमने और हर एक चीज को देखने लगे। अब सब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि यह वही खो है, क्योंकि उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को बैठे और पैर दबाते देखा। इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था। कुमार ने उनको देखा मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक भी न हुआ। कुंवर वीरेंद्र सिंह दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर वाले दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलिस्म तोड़ने खो के बाहर गए थे। इस वक्त भी कुमारी को उस दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी पहने, उसी तौर से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बंधे बैठे हुए देखा। देखते ही फिर वही मोहब्बत की बला सिर पर सवार हो गई। कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देख आंखों से आंसू भर आए, गला रुक गया और कुछ शर्मा के सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो जी में सोचने लगे, हाय, अब कौन मुंह लेकर कुमारी चंद्रकांता के सामने जाऊं और उससे क्या बातचीत करूं? पूछने पर क्या यह कह सकूंगा कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तिलिस्म तोड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वह नहीं टूटा? हाँ, मुझसे तो यह बात कभी नहीं कही जाएगी। क्या करूं? वनकन्या के फेर में तिलिस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही और कई दिन का हर्ज भी हुआ। जब कुमारी पूछेगी कि तुम यहाँ कैसे आए तो क्या जवाब दूंगा? शिवदत्त भी यहाँ दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था कि वह छूट गया, बल्कि उसका दीवान खुद नज़र लेकर आया था। तब यह क्या मामला है? इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े, जिनके कुछ दूर पीछे देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ जोशी भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया। देवी सिंह भी मिले और जोशी जी को दंडवत किया। अब ये चारों एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगे। कुमार, देखो तेज सिंह, वह सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास और फटे कपड़े पहने बैठी है और बगल में उनकी सखी चपला बैठी अपने आंचल से उनका मुंह पोंछ रही है। तेज सिंह, आपसे और उनसे कुछ बातचीत भी हुई? कुमार, नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि उनके सामने जाऊं या नहीं। तेज सिंह,
कै दिन से आप यह सोच रहे हैं? कुमार, अभी मुझको इस घाटी में आए 2 घड़ी भी नहीं हुई। तेज सिंह ताज्जुब से, क्या आप अभी इस खो में आए हैं? इतने दिनों तक कहाँ रहे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हुए। इस वक्त आपको यकायक यहाँ देख के मैंने तो सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकलकर इस जगह आ बैठे हैं। कुमार, नहीं, मैं अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया। ना मालूम कौन मुझे उठा के ले आया था। तेज सिंह ताज्जुब से, हैं? क्या अभी तक आपको यह भी नहीं मालूम हुआ कि लश्कर में आपको कौन उठा ले गया था? कुमार, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर कुमार ने अपना बिल्कुल हाल पूरा पूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कैफियत कहते रहे, तीनों अय्यार अचंभे से भरे सुनते रहे। जब कुमार ने अपनी कथा समाप्त की तब तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा, यह क्या मामला है, आप कुछ समझे? जोशी जी, कुछ नहीं, बिल्कुल ख्याल ही में नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखाने वाला कौन था। कुमार, तिलिस्म तोड़ने के वक्त जो ताज्जुब की बातें मैंने देखी थी उनसे बढ़ चढ़कर इन 2-3 दिन में दिखाई पड़ी। देवी सिंह, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के अपनी जान ही दे दे। जोशी जी, इसमें संदेह क्या है? कुमार, तो और एक ताज्जुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तेज सिंह, सो कहाँ? कुमार हाथ का इशारा करके, वह उस पेड़ के नीचे, नज़र दौड़ाओ। तेज सिंह, हाँ ठीक तो है, मगर यह क्या मामला है? चलो उससे कुछ बातें करें, शायद कुछ पता लगे। कुमार, उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं कि वह क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। तेज सिंह, आशिकों की यही दशा होती है, कोई नई बात नहीं है। चलिए मैं आपकी तरफ से बातें करूंगा। चारों आदमी शिवदत्त की तरफ चले। पहले उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला बैठी थीं। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी। चपला ने इन लोगों को देखा। वह उठ खड़ी हुई और आवाज़ देकर कुमार के राजी खुशी का हाल पूछने लगी, जिसका जवाब खुद कुमार ने देकर कुमार चंद्रकांता के मिजाज का हाल पूछा। चपला ने कहा, इनकी हालत तो देखने ही से मालूम होती होगी, कहने की ज़रूरत नहीं। कुमारी अभी तक सिर नीचे किए बैठी थी। चपला के बातचीत की आवाज़ सुन चौंक कर उसने सिर उठाया। कुमार को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कहा, कुमारी, तुम थोड़े दिन और सब्र करो, तिलिस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है। कई सबबों से मुझे यहाँ आना पड़ा, अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊँगा। चपला, कुमारी कहती है कि मेरा दिल यह कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर ली है। मुद्दत से इस जगह तकलीफ़ उठा रही हूँ, जिसका ख्याल मुझे कुछ भी न था, मगर कई दिनों से यह नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेतरह सता रहा है। चपला इतना कह के चुप हो गई। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, क्यों, कहो तो भंडा फोड़ दूं? कुमार इसके जवाब में कुछ कह न सके। आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखा। हंसकर तेज सिंह ने कुमार के जुटे हुए हाथ छुड़ा दिए और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया, कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा ना करें। तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई। चपला, आप लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं? तेज सिंह, महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं, वहाँ खबर लगी कि ये छूटकर चुनार पहुँच गए। चपला, किसी अय्यार ने सूरत बदली होगी, इन दोनों को तो मैं बराबर यहीं देखती रहती हूँ। तेज सिंह, जरा मैं इनसे बातचीत तो कर लूँ। तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब वे कुमार के पास आए, कुछ कहना ही चाहते थे कि ऊपर चंद्रकांता और चपला की तरफ देखकर चुप हो गए। तेज सिंह, शिवदत्त, हाँ क्या कहने को थे, क्यों रुक क्यों गए? शिवदत्त, अब ना कहूँगा। तेज सिंह, क्यों? शिवदत्त, शायद ना कहने से जान बच जाए। तेज सिंह, अगर कहोगे तो तुम्हारी जान कौन मारेगा? शिवदत्त, जब इतना ही बता दूं तो बाकी क्या रह जाएगा? तेज सिंह, ना बताओगे तो मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा? शिवदत्त, जो चाहे करो, मगर मैं कुछ ना बताऊंगा। इतना सुनते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया। साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज़ दी, हाँ हाँ ऐसा मत करना। तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा।
चपला, शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या सबब है? तेज सिंह, यह कुछ कहने को आए थे मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो रहे। अब पूछता हूँ तो कुछ बताते नहीं, बस कहते हैं कि कुछ बोलूँगा तो जान चली जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या मामला है। एक तो इनके बारे में हम लोग आप ही हैरान थे, दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो जाना और पूछने से जवाब देना कि कहेंगे तो जान चली जाएगी। इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है। चपला, आजकल ये पागल हो गए हैं। मैं देखा करती हूँ कि कभी कभी चिल्लाया और इधर उधर दौड़ा करते हैं। बिल्कुल हालत पागलों की सी पाई जाती है। इनकी बातों का कुछ ख्याल मत करो। शिवदत्त, उल्टे मुझी को पागल बनाती है। तेज सिंह शिवदत्त से, क्या कहा फिर तो कहो। शिवदत्त, कुछ नहीं, तुम चपला से बातें करो, मैं तो आजकल पागल हो गया हूँ। देवी सिंह, वाह क्या पागल बने हुए हैं। शिवदत्त, चपला का कहना बहुत सही है, मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। कुमार, जोशी जी जरा इन नई गंढत के पागल को देखना। जोशी जी हंसकर, जब आकाशवाणी ही हो चुकी है कि ये पागल हैं तो अब क्या बाकी रहा। कुमार, दिल में कई तरह के खुटके पैदा होते हैं। तेज सिंह, इसमें जरूर कोई भारी भेद है, ना मालूम वह कब खुलेगा। लाचारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह, हमारी ओस्तादिन इस भेद को जानती है मगर उनको भी इसका खुलना मंजूर नहीं। कुमार, यह बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो रहे। महाराज शिवदत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने पर जा बैठे। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं कि हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा है, जिससे बहुत खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता वह कौन शिवदत्त था, मगर फिर सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं। कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सब बातें बहुत ही ताज्जुब की हैं। खैर, तुमने जो कुछ जिसकी जुबानी सुना है साफ साफ कहो। तेज सिंह ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना, नौगढ़ राज्य में सुरेंद्र सिंह के दरबार में भेष बदलते हुए पहुंचकर जासूस की जुबानी लश्कर का हाल सुनना, महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह का चुनार पर चढ़ाई करना इत्यादि सब हाल कहा, जिसे सुन कुमार परेशान हो गए और खो के बाहर चलने के लिए तैयार हुए। कुमारी चंद्रकांता से फिर कुछ बातें कर और धीरज दे आंखों से आंसू बहाते कुंवर वीरेंद्र सिंह उस खो से बाहर हुए। शाम हो चुकी थी जब ये चारों खो से बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ, जिस पर कुमार को सवार करा के तिलिस्म की तरफ ले चलें, मगर देखो किसी को मालूम ना हो कि देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं। देवी सिंह, जब किसी को मालूम हो ही गया तो मेरे जाने से फ़ायदा ही क्या। तेज सिंह, कितनी देर में आओगे। देवी सिंह, यह कोई भारी बात तो है नहीं जो देर लगेगी, पहर भर के अंदर आ जाऊंगा। यह कह देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठ बातें करने लगे। कुमार, क्यों जोशी जी, शिवदत्त का भेद कुछ न खुलेगा। जोशी जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वह असल में शिवदत्त ही था, जिसने कैद से छूटकर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा भेजकर सुलह के लिए कहलाया था, और विचार से मालूम होता है कि यह भी वह असली शिवदत्त ही है जिसे आप इस वक्त खो में छोड़ आए हैं, मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। कुमार, पिताजी ने चुनार पर चढ़ाई की है, देखें इसका नतीजा क्या होता है। हम लोग भी वहाँ जल्दी पहुँचते तो ठीक था। जोशी जी, कोई हर्ज नहीं, वहाँ बोलने वाला कौन है। आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर गायब हो गया, बल्कि उस पुर्जे से जो आपके पलंग के पर मिला हुआ था फिर गिरफ्तार हो गया। तेज सिंह, हाँ, चुनार दखल होने में क्या शक, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उसके अय्यारों का ज़रा खौफ बना रहता है। कुमार, बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। तेज सिंह, अब की चलकर ज़रूर गिरफ्तार करूँगा। इसी तरह की बातें करते करते इनको पहर भर से ज़्यादा हो गया। देवी सिंह घोड़ा लेकर आ पहुँचे, जिस पर कुमार सवार हो तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। साथ साथ तीनों अय्यार पैदल बातें करते जाने लगे। 14वां बयान।
कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी उनकी खोज में निकले हैं। इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त के जी में फिर बेईमानी पैदा हुई। एकांत में अपने अय्यारों और दीवान को बुलाकर उसने कहा, इस वक्त कुमार लश्कर से गायब हैं और उनके अय्यार लोग भी उन्हें खोजने गए हैं। मौका अच्छा है। मेरे जी में आता है कि चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म कर दूं और उस खजाने को भी लूट लूं जो तिलिस्म से उनको मिला है। इस बात को सुन दीवान तथा बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल ने बहुत कुछ समझाया कि आपको ऐसा न करना चाहिए, क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं। अगर इस लश्कर को आप जीत ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर दुश्मनी पैदा होने में ठीक नहीं है, इत्यादि ऐसी बहुत सी बातें करके इन लोगों ने समझाया, मगर शिवदत्त ने एक न मानी। इन्हीं अय्यारों में नाजिम और अहमद भी थे जो शिवदत्त की राय में शरीक और उसे हमला करने के लिए उस्काते थे। आखिर महाराज शिवदत्त ने कुंवर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में आ फतेह सिंह सिपहसालार को मुकाबले के लिए ललकारा। वह भी जवां मर्द था, तुरंत मैदान में निकल आया और पहर भर तक खूब लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। सेनापति के गिरफ्तार होते ही फौज बेदुल होकर भाग गई। सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। तिलिस्मी खजाना उसके हाथ भी न लगा, क्योंकि तेज सिंह ने बंदोबस्त करके उसे पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था। हाँ, तिलिस्मी किताब उसके कब्जे में ज़रूर पड़ गई, जिसे पाकर वह खुश हुआ और बोला, अब तिलिस्म की खो मैं खुद तोड़ कुमारी चंद्रकांता को उस खो से निकाल कर लाऊंगा। फतेह सिंह और को कैद में भेजकर शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में जाकर पलंग पर सो रहा। उसी रोज वह पलंग पर से गायब हुआ था। मालूम नहीं कौन कहाँ ले गया, सिर्फ वह पुर्जा पलंग पर मिला जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं। उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपहसालार भी कैद से छूट गया। उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली, पर यह कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया, बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ से लगे थे पट्टी भी बंधी हुई थी, जिससे बहुत आराम व फायदा मालूम होता था। फतेह सिंह फिर तिलिस्म के पास आए, जहां उनके लश्कर के कई आदमी मिले, बल्कि धीरे धीरे वह सब फौज इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी। उसके बाद ही यह खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को भी कोई गिरफ्तार करके ले गया। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनार पर चढ़ाई कर दी। 2 कोस गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली। चुनार को जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल को गया और उनका भी इरादा अपने ही सा सुन उनके साथ चुनार की तरफ बढ़ा। जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनार का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया, फसीलों पर तोपें चढ़ा दी और कुछ रसद का सामान कर फसीलों तथा बुर्जों पर से लड़ाई करने लगा। 15वां बयान। चुनार के पास 2 पहाड़ियों के बीच एक नाले के किनारे शाम के वक्त पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल, नाजिम और अहमद बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। नाजिम: क्या कहें, हमारा मालिक तो बेहिश्त में चला गया, तकलीफ उठाने को हम रह गए। अहमद: अभी तक इसका पता नहीं लगा कि उन्हें किसने मारा। बद्रीनाथ: उन्हें उनके पापों ने मारा और तुम दोनों को भी बहुत जल्द वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग अय्यार कहलाते हो, मगर बेईमान और हरामखोर पूरे दर्जे के हो, इसमें कोई शक नहीं। नाजिम: क्या हम लोग बेईमान हैं? बद्रीनाथ: ज़रूर, इसमें भी कुछ कहना है? जब तुम अपने मालिक महाराज जयसिंह के ना हुए तो किसके होवोगे? आप भी गारत हुए, क्रूर सिंह की भी जान ली और हमारे राजा को भी चौपट बल्कि कैद कराया। यही जी में आता है कि खाली जूतियां मार मार कर तुम दोनों की जान ले लूं। अहमद: जुबान संभाल कर बातें करो, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूँगा। अहमद का इतना कहना था कि मारे गुस्से के बद्रीनाथ काम उठे। उसी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर इस जोर से अहमद के सर पर मारा कि वह तुरंत जमीन सूंघकर दोज़ख यानी नरक की तरफ रवाना हो गया। उसकी यह कैफियत देख नाजिम वहाँ से भागा, मगर बद्रीनाथ तो पहले ही से उन दोनों की जान का प्यासा हो रहा था, कब जाने देता। बड़ा सा पत्थर छागे में रखकर मारा, जिसकी चोट से वह भी जमीन पर गिर पड़ा
और पन्नालाल वगैरह ने पहुंचकर मारे लातों के भुड़ता करके उसे भी अहमद के साथ क्रूर की ताबेदारी को रवाना कर दिया। इन लोगों के मरने के बाद फिर चारों अय्यार उसी जगह आ बैठे और आपस की में बातें करने लगे। पन्नालाल, अब हमारे दरबार की झंझट दूर हुई। बद्रीनाथ, महाराज को जरा भी रंज ना होगा। पन्नालाल, अब किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। महाराज जयसिंह ने बेतरह आ घेरा है और बिना महाराज के फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकती। चुन्नीलाल, आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेगी? हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने के लायक गल्ला किले के अंदर है, इसके बाद क्या करेंगे? रामनारायण, यह भी मौका ना मिला कि कुछ गल्ला बटोर के रख लेते। बद्रीनाथ, एक बात है, किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए। अगर वह हम लोगों की कैद में आ जाएं तो मैदान में निकलकर उनकी फौज को भगाना मुश्किल ना होगा। पन्नालाल, जरूर ऐसा ही करना चाहिए। जिसका नमक खाया उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है। रामनारायण, हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बांधी है, बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह का क्या दोष है? चुन्नीलाल, चाहे जो हो, मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरूरी है। बद्रीनाथ, नाजिम और अहमद ये दोनों हमारे राजा पर क्रूर रहे थे, सो निकल गए। अब की दफ़े ज़रूर दोनों राजों में सुलह कराऊंगा, तब वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी नसीब होगी। वाह, क्या जवामर्द और होनहार कुमार है। पन्नालाल, अब रात भी बहुत हो गई, चलो कोई तैयारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें। बद्रीनाथ, हमने एक तैयारी सोची है, वही ठीक होगी। पन्नालाल, वह क्या? बद्रीनाथ, हम लोग चलकर पहले उनके रसोइये को फांसें, मैं उसकी शक्ल बनकर रसोई बनाऊं और तुम लोग रसोई पर की खिदमतगारों को फांसकर उनकी शक्ल बन हमारे साथ काम करो। मैं खाने की चीज़ों में बेहोशी की दवा मिलाकर महाराज को और बाद में उन लोगों को भी खिलाऊंगा जो उनके पहरे पर होंगे। बस फिर हो गया। पन्नालाल, अच्छी बात है, तुम रसोइया बनो क्योंकि ब्राह्मण हो। तुम्हारे हाथ का महाराज जयसिंह खाएंगे तो उनका धर्म भी ना जाएगा, इसका भी ख्याल ज़रूरी होना चाहिए। मगर एक बात का ध्यान रहे कि चीज़ों में तेज बेहोशी की दवा ना पड़ने पावे। बद्रीनाथ, नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा बेवकूफ़ हूँ? मुझे नहीं मालूम कि राजे लोग पहले दूसरे को खिलाकर देख लेते हैं। ऐसी नरम दवा डालूंगा कि खाने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल ना मालूम पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीज़ें खाई हैं। रामनारायण, बस यह राय पक्की हो गई, अब यहाँ से उठो। 16वां बयान। राजा सुरेंद्र सिंह भी नौगढ़ से रवाना हो दौड़ा दौड़ बिना मुकाम किए 2 रोज में चुनार में पहुंचे। शाम के वक्त महाराज जयसिंह को खबर लगी। फतेह सिंह सेनापति को जो उनके लश्कर के साथ था, इस्तकबाल के लिए रवाना हुआ। फतेह सिंह की जवानी राजा सुरेंद्र सिंह ने सब हाल सुना। सुबह होते होते इनका लश्कर भी चुनार पहुंचा और जयसिंह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला। राजा सुरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह को महाराज जयसिंह के पास भेजा कि जाकर मुलाकात के लिए बातचीत करें। फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे से निकलकर कुछ दूर ही गए होंगे कि सामने से महाराज जयसिंह के दीवान हरदयाल सिंह सरदारों को साथ लिए परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े, जिन्हें देखकर वह अटक गए। कलेजा धक धक करने लगा। जब वे लोग पास आए तो पूछा, क्या हाल है जो आप लोग इस तरह घबराए हुए आ रहे हैं? एक सरदार, कुछ न पूछो, बड़ी आफत आ पड़ी। फतेह सिंह, घबरा कर, सो क्या? दूसरा सरदार, राजा साहब के पास चलो, वहीं पहुंचकर सब कुछ कहेंगे। इन सबों को साथ लिए फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे में आए। कायदे माफिक सलाम किया, बैठने के लिए हुक्म पाकर बैठ गए। राजा सुरेंद्र सिंह को भी इन लोगों के बदहवास आने से खुटका हुआ। हाल पूछने पर हरदयाल सिंह ने कहा, आज बहुत सवेरे किले के अंदर से तोप की आवाज़ आई, जिसे सुन खबर करने के लिए मैं महाराज के खेमे में गया। दरवाजे पर पहरे वालों को बेहोश पड़े देखकर ताज्जुब मालूम हुआ, मगर मैं बराबर खेमे के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो महाराज का पलंग खाली पाया। देखते ही जी सन्न हो गया। पहरे वालों को देखकर कविवर राज जी ने कहा कि इन लोगों को बेहोशी की दवा दी गई है। तुरंत ही कई जासूस महाराज का पता लगाने के लिए इधर उधर भेजे गए, मगर अभी तक कुछ खबर नहीं मिली। यह हाल सुनकर सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखा, जो उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे। जीत सिंह ने कहा, अगर खाली महाराज गायब हुए होते तो मैं कहता कि कोई अय्यार किसी दूसरी तरकीब से ले गया,
मगर जब कई आदमी अभी तक बेहोश पड़े हैं तो विश्वास होता है कि खास महाराज के खाने पीने की चीज़ों में बेहोशी की दवा दी गई। अगर उनका रसोइया आवे तो पूरा पता लग सकता है। सुनते ही राजा सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया कि महाराज के रसोइये हाजिर किए जाएं। कई चौबदार दौड़े गए। बहुत दूर जाने की ज़रूरत न थी। दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही साथ पड़ा था। चौबदार खबर लेकर बहुत जल्द लौट आए कि रसोइया कोई भी नहीं है। उसी वक्त कई आदमियों ने आकर यह भी खबर दी कि महाराज के रसोइये और खिदमतगार लश्कर के बाहर पाए गए, जिनको डोली पर लादकर लोग यहाँ लिए आते हैं। दीवान जीत सिंह ने कहा, सब डोलियाँ बाहर रखी जाएं, सिर्फ एक रसोइये की डोली यहाँ लाई जाए। बेहोश रसोइया खेमे के अंदर लाया गया, जिसे जीत सिंह लखलखा सुंघाकर होश में लाए और उसे बेहोश होने का सबब पूछा। जवाब में उसने कहा कि पहर रात गए हम लोगों के पास एक हलवाई खोमचा लिए हुए आया, जो बोलने में बहुत तेज और अपने सौदे की बेहद तारीफ करता था। हम लोगों ने उससे कुछ सौदा खरीद कर खाया। उसी समय सर घूमने लगा। दाम देने की भी सुध न रही। इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। यह सुन दीवान जीत सिंह ने कहा, बस सब हाल मालूम हो गया, अब तुम अपने डेरे में जाओ। इसके बाद थोड़ा सा लखलखा देकर उन सरदारों को भी विदा किया और यह भी कह दिया कि इसे सुंघाकर आप उन लोगों को होश में लाइए जो बेहोश पड़े हैं, और दीवान हरदयाल सिंह को कहा कि आप अभी यहाँ बैठिए। सब आदमी विदा कर दिए गए। राजा सुरेंद्र सिंह, जीत सिंह और हरदयाल सिंह रह गए। राजा सुरेंद्र सिंह दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर, महाराज के छुड़ाई की कोई फिक्र होनी चाहिए। जीत सिंह, क्या फिक्र की जाए, कोई अय्यार भी यहाँ नहीं है जिससे कुछ काम लिया जाए। तेज सिंह और देवी सिंह कुमार की खोज में गए हैं, अभी तक उनका भी कुछ नहीं पता। राजा, तुम भी कुछ तरकीब करो। जीत सिंह, भला मैं क्या कर सकता हूँ, मद्दत हुई अय्यारी छोड़ दी। जिस रोज़ तेज सिंह को इस फन में होशियार करके सरकार को नज़र किया, उसी दिन सरकार ने अय्यारी करने से ताबेदार की छुट्टी दे दी। अब फिर यह काम लिया जाता है। ताबेदार को यकीन था कि अब जिंदगी भर अय्यारी करने का नौबत नहीं आएगी। इसी ख्याल से अपने पास अय्यारी का बटुआ तक भी नहीं रखता। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर इस वक्त दब जाना या अय्यारी से इनकार करना मुनासिब नहीं, और मुझे यकीन है कि चाहे तुम अय्यारी का बटुआ ना भी रखते हो, मगर उसका कुछ ना कुछ सामान ज़रूर अपने साथ लाए होगे। जीत सिंह मुस्कुराकर, जब सरकार के साथ हैं और इस फन को जानते हैं तो सामान क्यों न रखेंगे, तिस पर सफ़र में। राजा, तब फिर क्या सोचते हो, इस वक्त अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जयसिंह को छुड़ाओ। जीत सिंह, जो हुक्म। हरदयाल सिंह की तरफ देखकर, आप एक काम कीजिए, इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं छिपाए रहिए और फतेह सिंह को ले जाकर शाम होने के बाद लड़ाई छेड़ दीजिए, चाहे जो हो, मगर आज रात भर लड़ाई बंद न होने पावे। यह काम आपके जिम्मे रहा। हरदयाल सिंह, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। जीत सिंह, तो आप जाकर लड़ाई का इंतज़ाम कीजिए। मैं भी महाराज से विदा हो अपने डेरे में जाता हूँ, क्योंकि समय कम और काम बहुत है। दीवान हरदयाल सिंह राजा सुरेंद्र सिंह से विदा होकर अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। दीवान जीत सिंह ने फतेह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के विदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए। पहले पूजा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाई, तब अय्यारी का सामान दुरुस्त करने लगे। दीवान जीत सिंह का एक बहुत पुराना खिदमतगार था जिसको ये बहुत मानते थे। इनका अय्यारी का सामान उसी के सुपुर्द रहा करता था। नौगढ़ के रवाना होती दफ़े अपना अय्यारी का असबाब दुरुस्त करके ले चलने का इंतज़ाम इसी बुढ़े के सुपुर्द किया था। इनको अय्यारी छोड़ मुद्दत हो चुकी थी, मगर जब इन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और यह भी मालूम हुआ कि हमारे अय्यार लोग कुमार की खोज में गए हैं, लश्कर में कोई अय्यार नहीं है और चुनार के अय्यार बहुत तेज और होशियार हैं, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए, तब बहुत सी बातों को सोच इन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ ले लेना ही मुनासिब समझा था। उसी बुढ़े खिदमतगार से अय्यारी का संदूक मंगवाया और सामान दुरुस्त करके बटुए में भरने लगे। इन्होंने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, उसे भी एक शीशी में बंद कर बटुए में रख लिया। पहर दिन बाकी रहे तक सब सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की सूरत बन अपने खेमे के बाहर निकल गए। जीत सिंह लश्कर से निकलकर किले के दक्षिण की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए।
बटुए में से कलम दवात और कागज निकाला और कुछ लिखने लगे, जिसका मतलब यह था, तुम लोगों की चालाकी कुछ काम ना आई और आखिर मैं किले के अंदर घुसी आया। देखो क्या आफत मचाता हूँ। तुम चारों अय्यार हो और मैं अय्यारी नहीं जानता। तिस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लानत है तुम्हारी अय्यारी पर। इस तरह के बहुत से पुर्जे लिखकर और थोड़ा सा गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। अस्तु किले के इधर उधर घूमने लगे। जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार पर जो नीची और टूटी हुई थी कमन लगाकर चढ़ गए। अंदर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे। किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतेह सिंह ने दिल खोलकर लड़ाई मचा रखी थी। दनादन तोपों की आवाज़ें आ रही थीं। किले की फौज बुर्जियों या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दरवाजे की तरफ खड़े घबराए हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे। इस सबब से जीत सिंह को घूमने का बहुत कुछ मौका मिला। उन पुर्जों को जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रख छोड़ा था, इधर उधर दीवारों और दरवाज़ों पर चिपकाना शुरू कर दिया। जब किसी को आते देखते हटकर छिप जाते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते। यहाँ तक कि सब कागजों को चिपका दिया। किले के फाटक पर लड़ाई हो रही है। जितने अफसर और अय्यार हैं सब उसी तरह जुटे हुए हैं। किसी को यह खबर नहीं कि अय्यारों के सिरताज जीत सिंह किले के अंदर आ घुसे और अपनी अय्यारी की फिक्र कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इतने लंबे चौड़े किले में महाराज जयसिंह जहां कैद हैं, इस बात का पता लगावें और फिर उन्हें छुड़ावें और साथ ही शिवदत्त के भी अय्यारों को गिरफ्तार करके लेते चलें। एक अय्यार भी बचने ना पावे। जो फंसे हुए अय्यारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ावे। 17वां बयान। फतेह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए। यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जाएगा। तरद्दुद में पड़े बद्रीनाथ वगैरह अय्यार इधर उधर घबराए घूम रहे थे कि इतने में एक चौबदार ने आकर गुल शोर मचाना शुरू किया, जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए। चौबदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था और उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने से उसका पहचानना मुश्किल हो रहा था। बद्रीनाथ घबरा कर, यह क्या, तुमको किसने जख्मी किया? चौबदार, आप लोग तो इधर के ख्याल में ऐसे भूले हैं कि और बातों की कोई सुध नहीं। पिछवाड़े की तरफ से कुंवर वीरेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं और किले में चारों तरफ घूम घूम कर ना मालूम क्या कर रहे हैं। मैंने एक का मुकाबला भी किया, मगर वह बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। मुझे इतना जख्मी किया कि 2 घंटे तक बदहवास जमीन पर पड़ा रहा। मुश्किल से यहाँ तक खबर देने आया हूँ। आती दफ़े रास्ते में उसे फिर दीवारों पर कागज चिपकाते देखा, मगर खौफ के मारे कुछ न बोला। पन्नालाल, यह बुरी खबर सुनने में आई। बद्रीनाथ, वे लोग कै आदमी हैं, तुमने देखा है? चौबदार, कई आदमी मालूम होते हैं, अगर मुझे एक ही से वास्ता पड़ा था। बद्रीनाथ, तुम उसे पहचान सकते हो? चौबदार, हाँ जरूर पहचान लूँगा, क्योंकि मैंने रोशनी में उसकी सूरत बखूबी देखी है। बद्रीनाथ, मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूँ, तुम साथ चल सकते हो? चौबदार, क्यों ना चलूँगा, मुझे उसने अधमुआ कर डाला था। अब बिना गिरफ्तार कराए कब चैन पड़ता है। बद्रीनाथ, अच्छा चलो। बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल चारों आदमी अंदर की तरफ चले। साथ साथ जख्मी चौबदार भी रवाना हुआ। जनाने महल के पास पहुंचकर देखा कि एक आदमी जमीन पर बदहवास पड़ा है। एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है जो कुछ कुछ जल भी रही है। पास ही तेल की कुप्पी भी नजर पड़ी। मालूम हो गया कि कोई मशालची है। चौबदार ने चौंक कर कहा, देखो देखो, एक और आदमी उसने मारा। यह कहकर मशाल और कुप्पी झपट उठा ली और उसी कुप्पी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया। बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना कि यह अपना ही मशालची है। नाक पर हाथ रख के देखा, समझ गए कि उसे बेहोशी की दवा दी गई है। चौबदार ने कहा, आप इसे छोड़िए, चलकर पहले उस बदमाश को ढूंढिए। मैं यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग महाराज जयसिंह को छुड़ाकर ले जाएं। बद्रीनाथ ने कहा, पहले उसी जगह चलना चाहिए जहाँ महाराज जयसिंह कैद हैं। सबों को यही राय हुई और सब सीधे उसी जगह पहुँचे। देखा तो महाराज जयसिंह हथकड़ी बेड़ी पहने लेटे हैं। चौबदार ने खूब गौर से उस कोठड़ी और दरवाजे को देखकर कहा, नहीं, वे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे।
चलिए दूसरी तरफ ढूंढें। चारों तरफ ढूंढने लगे। घूमते घूमते दीवारों और दरवाज़ों पर सटे हुए कई पुर्जे दिखाई पड़े, जिसे पढ़ते ही उन अय्यारों के होश जाते रहे। खड़े हो सोच ही रहे थे कि चौबदार चिल्ला उठा और एक कोठरी की तरफ इशारा करके बोला, देखो देखो, अभी एक आदमी उस कोठरी में घुसा है। जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था। यह कहकर उस कोठरी की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजे पर रुक गया। तब तक अय्यार लोग भी पहुंच गए। बद्रीनाथ चौबदार से, चलो अंदर चलो। चौबदार, पहले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो, क्योंकि वह जरूर वार करेगा। बद्रीनाथ, हम लोग होशियार हैं, तुम अंदर चलो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है। चौबदार, नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक दफ़ा किसी तरह जान बची, अब कौन सी कमबख्ती सवार है कि जानबूझकर भाड़ में जाऊं। बद्रीनाथ, वारे डरपोक, इसी जीवट पर महाराजों के यहाँ नौकरी करता है। ला मेरे हाथ पे मशाल दे, मत जा अंदर। चौबदार, लो मशाल लो, मैं डरपोक ही सही, इतने जख्म खाए अभी डरपोक ही रह गया। अपने को लगती तो मालूम होता, इतनी मदद कर दी वही बहुत है। इतना कह चौबदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में देकर अलग हो गया। चारों अय्यार कोठड़ी के अंदर घुसे। थोड़ी दूर गए होंगे कि बाहर से चौबदार ने किवाड़ बंद कर जंजीर चढ़ा दी। तब अपने कमर से पथरी निकाल कर झाड़ कर बत्ती जलाई और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकली हुई थी उसमें आग लगा दी। वह बत्ती बलकर सुरसुराती हुई अंदर घुस गई। पाठक यह समझ गए होंगे कि यह चौबदार साहब कौन थे। ये अय्यारों के सरताज जीत सिंह थे। चौबदार बन अय्यारों को खौफ दिलाकर अपने साथ ले आए और घुमाते फिराते वह जगह देख ली जहां महाराज जयसिंह कैद थे। फिर धोखा देकर उन अय्यारों को उस कोठड़ी में बंद कर दिया जिसे पहले ही से अपने ढंग का बना रखा था। इस कोठड़ी के अंदर पहले ही से बेहोशी की बारूद पाव भर के अंदाज से कोने में रख दी थी और लंबी पलीती बारूद के साथ लगाकर चौखट के बाहर तक निकाल दी थी। पलीती में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़ उस जगह गए जहां महाराज जयसिंह कैद थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। दरवाज़ा खोल बेड़ी हथकड़ी काट कर उन्हें बाहर निकाला और अपना नाम बताकर कहा, जल्द यहाँ से चलिए। जिधर से जीत सिंह कमंद लगाकर किले में आए थे उसी जगह से महाराज जयसिंह को नीचे उतारा और तब कहा, आप नीचे ठहरिए, मैंने अय्यारियों को भी बेहोश किया है। एक एक करके कमंद में बांधकर उन लोगों को लटकाता जाता हूँ। आप खोलते जाइए। अंत में मैं भी आपके साथ उतरकर लश्कर में चलूँगा। महाराज जयसिंह ने खुश होकर इसे मंजूर किया। जीत सिंह ने लौटकर उस कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को फंसाया था। अपने नाक में लखलखे से तर की हुई रुई डाल कोठड़ी के अंदर घुसे तमाम धुएं से भरा हुआ पाया। बत्ती जला बद्रीनाथ वगैरह बेहोश अय्यारों को घसीट कर बाहर लाए और किले की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके सबों को नीचे उतार आप भी उतर गए। चारों अय्यारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुंचाया। फिर कई कहारों को साथ ले उस जगह जा अय्यारों को उठवा लाए। हथकड़ी बेड़ी डाल एक खेमे में कैद कर पहरा मुकर्रर कर दिया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह गले मिले। जीत सिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजाओं ने कई इलाके उनको दिए जिनकी सनद भी उसी वक्त मोहर करके उनके हवाले की गई। रात बीत गई। पूरब तरफ से धीरे धीरे सफ़ेदी निकलने लगी और लड़ाई बंद कर दी गई। 18वां बयान। तेज सिंह वगैरह अय्यारों के साथ कुमार खो से निकलकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। एक रात रास्ते में बिताकर दूसरे दिन सवेरे जब रवाना हुए तो एक नकाबपोश सवार दूर से दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ ही आ रहा था। जब इनके करीब पहुंचा, घोड़े से नीचे उतर कुछ दूर जा खड़ा हुआ। कुमार ने वहां जाकर देखा तो तिलिस्मी किताब पर नज़र पड़ी और एक चिट्ठी पाई जिसे देखकर वे बहुत खुश होकर तेज सिंह से बोले, तेज सिंह, क्या करें, यह वन कन्या मेरे ऊपर बराबर अपने एहसान के बोझ डाल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि यह उन्हीं का आदमी है जो तिलिस्मी किताब मेरे रास्ते में रख कर दूर जा खड़ा हुआ है। हाय, इसके इश्क ने भी मुझे निकम्मा कर दिया। देखें इस चिट्ठी में क्या लिखा है। यह कहकर चिट्ठी कुमार ने पढ़ी। किसी तरह यह तिलिस्मी किताब मेरे हाथ लग गई तो तुम्हें देती हूँ। अब जल्दी तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाओ। वह बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ी होगी। चुनार में लड़ाई हो रही है, तुम भी वहाँ जाओ
और अपनी जवामर्दी दिखाकर चुनार की फतेह अपने नाम लिखाओ। तुम्हारी दासी वही वियोगिनी। कुमार, तेज सिंह तुम भी इसे पढ़ लो। तेज सिंह चिट्ठी पढ़कर, ना मालूम यह वनकन्या मनुष्य है या अप्सरा, कैसे कैसे काम इसके हाथ से होते हैं। कुमार ऊंची सांस करके, हाँ एक बला हो तो सिर से टले। देवी सिंह, मेरी राय है कि आप लोग यहीं ठहरें, मैं चुनार जाकर पहले सब हाल दरियाफ्त कर आता हूँ। कुमार, ठीक है। अब चुनार सिर्फ 5 कोस होगा, तुम वहाँ की खबर ले आओ, तब हम लोग चलें, क्योंकि कोई बहादुरी का काम करके हम लोगों का जाहिर होना ज़्यादा मुनासिब होगा। देवी सिंह चुनार की तरफ रवाना हुए। कुमार को रास्ते में एक दिन और अटकना पड़ा। दूसरे दिन देवी सिंह लौटकर कुमार के पास आए और चुनार की लड़ाई का हाल, महाराज जयसिंह के गिरफ्तार होने की खबर और जीत सिंह की अय्यारी की तारीफ करके बोले, लड़ाई अभी हो रही है। हमारी फौज कई दफ़े चढ़कर किले के दरवाजे पर पहुंची, मगर वहां अटककर दरवाज़ा नहीं तोड़ सकी। किले की तोपों की मार ने हमारा बहुत कुछ नुकसान किया। इन खबरों को सुनकर कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर हम लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचकर फाटक खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं, यह बड़ी दिलावरी का काम है। या तो किले का फाटक ही खोल देंगे या फिर जान से हाथ धोवेंगे। कुमार, हम लोगों के वास्ते लड़ाई से बढ़कर मरने के लिए और कौन सा अच्छा मौका है। या तो चुनार फतेह करेंगे या बैकुंठ की ऊंची गद्दी दखल करेंगे, दोनों हाथ लड्डू हैं। तेज सिंह, शाबाश, इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी। तो चलिए हम लोग भेष बदलकर किले में घुस जाएं, मगर यह काम दिन में नहीं हो सकता। कुमार, क्या हर्ज है, राती को सही, रात भर किले के अंदर ही छिपे रहेंगे। सुबह को जब लड़ाई खूब रंग पर आवेगी, उसी वक्त फाटक पर टूट पड़ेंगे। सब ऊपर सफीलों पर चढ़े होंगे। फाटक पर 150 आदमी से ज़्यादा ना होंगे और 150 आदमियों में घुसकर दरवाज़ा खोल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। देवी सिंह, कुमार की राय बहुत सही है, मगर जोशी जी को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। जोशी जी, सो क्यों? देवी सिंह, आप ब्राह्मण हैं, वहाँ क्यों ब्रह्म हत्या के लिए आपको ले चलें? यह काम क्षत्रियों का है, आपका नहीं। कुमार, हाँ जोशी जी, आप किले में मत जाइए। जोशी जी, अगर मैं अय्यारी ना जानता तो आपका ऐसा कहना मुनासिब था, मगर जो अय्यारी जानता है उसके आगे जवामर्दी और दिलेरी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। देवी सिंह, अच्छा चलिए, हमको क्या, हमें तो और फ़ायदा ही है। कुमार, फ़ायदा क्या? देवी सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं कि जोशी जी हम लोगों के पूरे दोस्त हैं, कभी संग न छोड़ेंगे। अगर ये मर भी जाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होंगे और भी हमारा काम इनसे निकला करेगा। जोशी जी, क्या हमारी ही अवगति होगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कब छोड़ूंगा, तुम्ही से तो ज़्यादा मोहब्बत है। इनकी बातों पर कुमार हंस पड़े और घोड़े पर सवार हो अय्यारों को साथ ले चुनार की तरफ रवाना हुए। शाम होते होते ये लोग चुनार पहुंचे और रात को मौका पा कमंद लगा किले के अंदर घुस गए। 19वां बयान। दिन अनुमान पहर भर के आ गया होगा कि फतेह सिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुंची। शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मारकर इन लोगों को भगाना ही चाहती थी कि यकायक किले का दरवाज़ा खुल गया और जर्द रंग की 4 झंडियां दिखाई पड़ीं, जिसे राजा सुरेंद्र सिंह, महाराज जयसिंह और उनकी कुल फौज ने दूर से देखा। मारे खुशी के फतेह सिंह अपनी फौज के साथ धड़धड़ा कर फाटक के अंदर घुस गए और बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में जा दाखिल हुई। फिर किसी को मुकाबले की ताब ना रही। हाथ बांधे आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। फतेह सिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का सब्ज झंडा गिराकर अपना जर्द झंडा खड़ा कर दिया और अपने हाथ से चोब उठाकर जोर से 3 चोट टंके पर लगाई, जो उसी झंडे के नीचे रखा हुआ था। क्रूम धूम फतेह की आवाज़ निकली, जिसके साथ ही किले वालों का जी टूट गया और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई। अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर 40 आदमियों के सिर काटे थे, मगर अय्यारों के सहित वे भी बहुत जख्मी हो गए थे। राजा सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे ही थे कि कुमार तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां लिए चरणों पर गिर पड़े। जोशी जी ने आशीर्वाद दिया, इसके ज़्यादा न ठहर सके। जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बदन से खून निकलने लगा। जीत सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्म पर पट्टी बांधी। चेहरा धुलने से ये चारों पहचाने गए। थोड़ी देर में ये सब होश में आए
राजा सुरेंद्र सिंह अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और तीनों अय्यारों पर भी बहुत मेहरबानी की। महाराज जयसिंह कुमार की दिलावरी पर मोहित होकर तारीफ करने लगे। कुमार ने उनके पैरों को भी हाथ लगाया और खुशी खुशी दूसरे लोगों से मिले। चुनार का किला फतेह हो गया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह दोनों ने मिलकर उसी रोज कुमार को राजगद्दी पर बैठाकर तिलक दे दिया। जश्न शुरू हुआ और मोहताजों को खैरात बंटने लगी। 7 रोज तक जश्न रहा। महाराज शिवदत्त की कुल फौज ने दिलोजान से कुमार की ताबेदारी मंजूर की। हमारा कोई आदमी जनाने महल में नहीं गया, बल्कि वहां इंतजाम करके पहरा मुकर्रर किया गया। कई दिन बाद महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने की ताकीद करके खुशी खुशी विजयगढ़ और नौगढ़ रवाना हुए। उनके जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों और कुछ फौज को साथ ले तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। 20वां बयान। तिलिस्म के दरवाजे पर कुंवर वीरेंद्र सिंह का डेरा खड़ा हो गया। खजाना पहले ही निकाल चुके थे। अब कुल 2 टुकड़े तिलिस्म के टूटने को बाकी थे। एक तो वह जिस पर पत्थर का आदमी सोया था, दूसरे अजदहे वाले दरवाजे को तोड़कर वहां पहुंचना जहां कुमारी चंद्रकांता और चपला थीं। तिलिस्मी किताब कुमार के हाथ लग ही चुकी थी। उसके कई पन्ने बाकी रह गए थे। आज उसे बिल्कुल पड़ गए। कुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचने तक जो काम इनको करने थे सब ध्यान में चढ़ा लिए, मगर उस चबूतरे के तोड़ने की तरकीब किताब में न देखी जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। हाँ, उसके बारे में इतना लिखा था कि वह चबूतरा एक दूसरे तिलिस्म का दरवाज़ा है जो इस तिलिस्म से कहीं बढ़ चढ़ के है, और माल खजाने की तो इंतहा नहीं कि उसमें कितना रखा हुआ है। सिवाय इसके उसके बनाने में कारीगरी भी बहुत ज़्यादा खर्च की गई है। वहाँ की एक एक चीज़ ऐसे ताज्जुब की है कि जिसके देखने से बड़े बड़े दिमाग वालों की अक्ल चकरा जाए। उसके तोड़ने की तरकीब दूसरी ही है। ताली भी उसकी उसी आदमी के कब्जे में है जो उस पर सोया हुआ है। कुमार ने जोशी जी की तरफ देखकर कहा, क्यों जोशी जी, क्या यह चबूतरे वाला तिलिस्म मेरे हाथ से न टूटेगा? जोशी जी, देखा जाएगा, पहले आप कुमारी चंद्रकांता को तो छुड़ाइए। कुमार, अच्छा चलिए, यह काम तो आज ही खत्म हो जाएगा। तीनों अय्यारों को साथ लेकर कुंवर वीरेंद्र सिंह उस तिलिस्म में घुसे। जो कुछ उस तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था खूब ख्याल कर लिया और उसी तरह काम करने लगे। खंडर के अंदर जाकर उस मामूली दरवाजे को खोला जो उस पत्थर वाले चबूतरे के सिरहाने की तरफ था। नीचे उतरकर कोठड़ी में से होते हुए उसी बाग में पहुंचे जहां खजाने और बारादरी के सिंहासन के ऊपर वह पत्थर हाथ लगा था जिसको छूकर चपला बेहोश हो गई थी और जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था कि वह एक डिब्बा है और उसके अंदर एक नायाब चीज़ रखी है। चारों आदमी नहर के रास्ते गोता मारकर उसी जगह बाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उससे बाहर गई थी, और उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे किनारे चलते हुए उस छोटे दालान में पहुंचे जिसमें वह अजदहा था जिसके मुंह में चपला घुसी थी। एक तरफ दीवार में आदमी के कद के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था। कुमार ने उस पर जोर से लात मारी। साथ ही वह पत्थर पल्ले की तरह खुल के बगल में हो गया और नीचे उतरने को सीढ़ियां दिखाई पड़ी। मशाल बाल चारों आदमी नीचे उतरे। यहाँ उस अजदहे की बिल्कुल कारीगरी नज़र पड़ी। कई चरखों और पुर्जों के साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी भाथी उसके नीचे थी, जिसको देखने से कुमार समझ गए कि जब अजदहे के सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो वह बाथी चलने लगती है और इसके हवा की तेजी सामने वाले आदमी को खींचकर अजदहे के मुंह में डाल देती है। बगल में एक खिड़की थी जिसका दरवाज़ा बंद था। सामने ताली रखी हुई थी जिससे ताला खोलकर चारों आदमी उसके अंदर गए। यहाँ से वे लोग छत पर चढ़ गए जहाँ से गली की तरह एक खो दिखाई पड़ी। किताब से यह पहले ही मालूम हो चुका था कि यही खो की सी गली उस दालान में जाने के लिए राह है जहाँ चपला और चंद्रकांता बेबस पड़ी हैं। अब कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी, इस ख्याल से कुमार का जी धड़कने लगा। चपला की मोहब्बत ने तेज सिंह के पैर हिला दिए। खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़े। कुमार सोचते जाते थे कि आज जैसे निराले में कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी वैसे पहले कभी न हुई थी। मैं अपने हाथों से उसके बाल सुलझाऊंगा, अपनी चादर से उसके बदन की गर्द झाड़ूंगा। हाय, बड़ी भारी भूल हो गई कि कोई धोती उसके पहनने के लिए नहीं लाए। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? वह फटे कपड़ों में कैसी दुखी होगी।
मैं उसके लिए कोई कपड़ा नहीं लाया, इसलिए वह जरूर खफा होगी और मुझे खुदगर्ज समझेगी। नहीं नहीं, वह कभी रंज ना होगी। उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है। देखते ही खुश हो जाएगी, कपड़े का कुछ ख्याल ना करेगी। हाँ, खूब याद पड़ा। मैं अपनी चादर अपने कमर में लपेट लूँगा और अपनी धोती उसे पहनाऊँगा। इस वक्त का काम चल जाएगा। चौंक कर, यह क्या? सामने से कई आदमियों के पैर की चाप सुनाई पड़ती है। शायद मेरा आना मालूम करके कुमारी चंद्रकांता और चपला आगे से मिलने को चली आ रही हैं। नहीं नहीं, उनको क्या मालूम कि मैं यहाँ आ पहुँचा। ऐसी ऐसी बातें सोचते विचारते धीरे धीरे कुमार बढ़ रहे थे कि इतने ही में आगे से दो भेड़ियों के लड़ने और घुर्राने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही कुमार के पैर दो दो मनके हो गए। तेज सिंह की तरफ देखकर कुछ कहा ही चाहते थे, मगर मुंह से आवाज़ न निकली। चलते चलते उस दालान में पहुँचे जहाँ नीचे खो के अंदर से कुमारी और चपला को देखा था। पूरी उम्मीद थी कि कुमारी चंद्रकांता और चपला को यहाँ देखेंगे, मगर वे कहीं नजर न आईं। हाँ, जमीन पर पड़ी हुई दो लाशें जरूर दिखाई दीं, जिनमें मांस बहुत कम था। सिर से पैर तक नुची हड्डी दिखाई देती थी। चेहरे किसी के भी दुरुस्त न थे। इस वक्त कुमार की कैसी दशा थी वे ही जानते होंगे। पागलों सी की सूरत हो गई, चिल्लाकर रोने लगे और बकने लगे। हाय चंद्रकांता, तुझे कौन ले गया? नहीं ले गया, नहीं बल्कि मार गया। जरूर उन्हीं भेड़ियों ने तुझे मुझसे जुदा किया, जिनकी आवाज़ यहाँ पहुँचने से पहले मैंने सुनी थी। हाय, वह भेड़िया बड़ा ही बेवकूफ़ था जो उसने तेरे खाने में जल्दी की। उसके लिए तो मैं पहुँच ही गया था। मेरा खून पीकर वह बहुत ही खुश होता, क्योंकि उसमें मोहब्बत की मिठास भरी हुई है। तेरे में क्या बचा था? सूख के पहले ही कांटा हो रही थी। मगर क्या सचमुच तुझे भेड़िया खा गया, या मैं भूलता हूँ? क्या यह कोई दूसरी जगह तो नहीं है? नहीं नहीं, वह सामने दुष्ट शिवदत्त बैठा है। हाय, अब मैं जीकर क्या करूँगा? मेरी जिंदगी किस काम आवेगी? मैं कौन मुँह लेकर महाराज जयसिंह के सामने जाऊँगा? कुमारी, जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो, मैं भी आता हूँ। तुम्हारा साथ मरने पर भी ना छोड़ूंगा। आज नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ तीनों राज्य ठिकाने लग गए। मैं तो तुम्हारे पास आता ही हूँ। मेरे साथ ही और भी कई आदमी आवेंगे जो तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत होंगे। हाय, इस सत्यानाशी तिलिस्म ने, इस दुष्ट शिवदत्त ने, इन भेड़ियों ने आज बड़े बड़े दिलावरों को खाक में मिला दिया। बस हो गया। दुनिया इतनी ही बड़ी थी, अब ख़त्म हो गई। हाँ हाँ, दौड़ी क्यों जाती हो? लो, मैं भी आया। इतना कह और पहाड़ी के नीचे की तरफ देख कुमार कूद के अपनी जान दिया ही चाहते थे, और तीनों अय्यार सन्न खड़े देख ही रहे थे कि यकायक भारी आवाज़ के साथ दालान के एक तरफ की दीवार फट गई और उसमें से एक वृद्ध महापुरुष ने निकलकर कुमार का हाथ पकड़ लिया। कुमार ने फिर देखा। लगभग 80 वर्ष की उम्र, लंबी लंबी सफ़ेद रुई की तरह दाढ़ी नाभि तक आई हुई, सिर की लंबी जटा जमीन तक लटकती हुई, तमाम बदन में भस्म लगाए, लाल और बड़ी बड़ी आंखें निकाले, दाहिने हाथ में त्रिशूल उठाए, बाएं हाथ से कुमार को थामे, गुस्से से बदन कपाते तामसी रूप शिवजी की तरह दिखाई पड़े, जिन्होंने कड़क की आवाज़ दी और कहा, खबरदार, जो किसी को विधवा करेगा। यह आवाज़ इस जोर की थी कि सारा मकान दहल उठा। तीनों अय्यारों के कलेजे कांप उठे। कुंवर वीरेंद्र सिंह का बिगड़ा हुआ दिमाग फिर ठिकाने आ गया। देखकर उन्हें सिर से पैर तक देख के कुमार ने कहा, मालूम हुआ, मैं समझ गया कि आप साक्षात शिवजी या कोई योगी हैं, मेरी भलाई के लिए ही आए हैं। वाह वाह, खूब किया जो आ गए। अब मेरा धर्म बच गया। मैं छत्री होकर आत्महत्या न कर सका। एक हाथ आपसे लड़ूंगा और इस अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्यौछावर करूंगा। आप जरूर इसलिए आए हैं, मगर महात्मा जी, यह तो बताइए कि मैं किसको विधवा करूंगा? आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठ क्यों बोलते हैं? मेरा है कौन? मैंने किससे शादी की है? हाय, कहीं यह बात कुमारी सुनती तो उसको जरूर यकीन हो जाता। ऐसे महात्मा की बात भला कौन काट सकता है? वृद्ध योगी ने फिर कड़क कर कहा, क्या मैं झूठा हूँ? क्या तू क्षत्रिय है? क्षत्रियों के यही धर्म होते हैं। क्या वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं? क्या तूने किसी से विवाह की प्रतिज्ञा नहीं की? ले देख, पढ़, किसका लिखा हुआ है। यह कहकर अपनी जटा के नीचे से एक चिट्ठी निकालकर कुमार के हाथ में दी। पढ़ते ही कुमार चौंक पड़े। हैं, यह तो मेरा ही लिखा है। क्या लिखा है? मुझे सब कुछ मंजूर है। इसके दूसरी तरफ क्या लिखा है? हाँ, अब मालूम हुआ।
यह तो उस वनकन्या की चिट्ठी है। इसी में उसने अपने साथ ब्याह करने के लिए मुझे लिखा था। उसी के जवाब में मैंने उसकी बात कबूल की थी। मगर यह चिट्ठी इनके हाथ कैसे लगी? वनकन्या से इनका क्या वास्ता? कुछ ठहरकर कुमार ने पूछा, क्या इस वनकन्या को आप जानते हैं? इसके जवाब में फिर कड़क के वृद्ध योगी बोले, अभी तक जानने को कहता है, क्या उसे तेरे सामने कर दूं? इतना कहकर एक लात जमीन पर मारी। जमीन फट गई और उसमें से वनकन्या ने निकलकर कुमार का पांव पकड़ लिया। तो मित्रों, इस प्रकार चंद्रकांता की कहानी का 6वां भाग हमारे चैनल पर समाप्त हुआ और इसी के साथ समाप्त हुआ चंद्रकांता पुस्तक का 3रा भाग, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चंद्रकांता पुस्तक के 4 भाग थे। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर सुनिए गुलशन नंदा जी के प्रसिद्ध उपन्यास, गोपाल राम गहमरी के उपन्यास, रानू राजवंश आदि के उपन्यास, चाचा चौधरी की कॉमिक्स। तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।